बहरहाल कांग्रेस क्यों हारी है, ग्राफिकल हम इस पे एक स्टडी हमने तैयार किया, रिसर्च तैयार किया, एक बार वो हम आपको बताते हैं कि कांग्रेस की हार की वजह क्या रही है। और उस पर मनोज जी मैं चाहता हूं कि आप भी उस पर अपना विश्लेषण रखिएगा कि उन हार की वजह को क्या कांग्रेस ने एनालाइज किया। क्योंकि अगर बीजेपी उस रणनीति के साथ थी कि अगर बांट की सियासत करना, पार्टी को अति आत्मविश्वास भारी पड़ा। और मुझे लगता है एक फैक्टर ये भी था कि जाट बनाम गैर जाट पे वोटों का ध्रुवीकरण हुआ, पोलराइजेशन हुआ, दलित ओबीसी वोटर का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस से दूर हुआ और कुमारी शैलजा का इस्तेमाल बीजेपी ने ज़्यादा बेहतर तरीके से कांग्रेस के सामने किया। मुझे लगता है ये विकल्प भी बहुत रहा और सनातन विरोधी एक तस्वीर पेश करने में, नैरेटिव सेट करने में बीजेपी यहाँ पर शायद संभवतः सफल होगी। मनु जी लगता है क्या ये पॉइंट्स? देखिए ऐसा है कि अगर हम आज से पहले की बात करें, कल तक की बात करें, तो हमारे पास जो रिपोर्ट्स थी और जो हमारे पास जो हमने देखा उसको देख के तो हमें इसका ठीक उल्टा नज़र आता था जो कि आज हमारे सामने रिजल्ट्स हैं। तो क्योंकि आप ये देखिए ना कि प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ सिर्फ 4 ही बार वो करी, रैलियाँ करी, और उससे पहले और उनकी रैली में जितना उत्साह होना चाहिए था उतना उत्साह था नहीं। और सारे पोस्टर बैनर से में उनका नाम कहीं भी प्रोमिनेंट तरीके से नहीं था। 9.5 साल मनोहर लाल खट्टर चीफ मिनिस्टर रहे, उनका भी नाम नहीं था। तो इसका मतलब है कि जो पहले फैक्टर हम सोचते थे कि बेरोजगारी है, अग्निवीर है, किसान है, जवान है, पहलवान है, उन फैक्टर्स ने काम नहीं किया। तो मेरे को अब ये लगता है कि जाट वर्सेस नॉन जाट ये हो सकता है कि एक इशू हो। ये हो सकता है कि जिस समय हुड्डा की सरकार थी उस समय हो सकता है कि जो वहाँ जो नॉन जाट और दलित हैं वो जाटों के से परेशान हो, जाटों से मतलब कि वो जो सरकार थी उस सरकार से परेशान हो, तो ये हो सकता है। और हाँ। और इसके अलावा तो मेरे को और कोई फैक्टर नज़र नहीं आता। अगर हम वोट परसेंटेज देखें तो लोकसभा में दोनों का वोट परसेंटेज करीब इक्वल था, और इस बारी भी देखें तो वोट परसेंटेज दोनों का करीब इक्वल है। ये सर एक वोट परसेंटेज में मैं थोड़ा सा चाहूंगी कि आप इसमें बताएं, क्योंकि बहुत अंतर जैसे उन्होंने कहा कि नहीं है, लेकिन वोट परसेंटेज में कांग्रेस आगे है। हाँ, थोड़ी सी आगे है। मेरे ख्याल से उसका रीजन ये हो सकता है कि कांग्रेस के जो पॉकेट्स हैं, जैसे जो मुस्लिम डोमिनेटेड हैं। अच्छा, ये अपडेट भी दे दूं मैं, अंबाला कैंट सीट पर 5100 वोटों से अनिल विज आगे निकल चुके हैं। लगातार हार रहे थे, ऐसा ये लगातार मार्केट में खबरें चर्चा पे आ गई थी क्योंकि वो ट्रेल ही कर रहे थे। सुबह से जितने भी अपडेट थे उसके मुताबिक तो अनिल विज पीछे ही चल रहे थे, लेकिन अब 5100 वोट का वो स्टेटमेंट याद आ रहा है जिसमें वो कह रहे थे कि अब सीधी मुलाकात मुख्यमंत्री आवास पर ही होगी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं मनोज? हाँ, अनिल विज पीछे थे और जो नंबर 1 पे थी वो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थी। और अब मेरे को लगता है कि नहीं, जिंदल नहीं, वो सरवार उनका। अच्छा, वो इस सीट से, हाँ, चित्रा सरवार। हाँ, तो वो तो अब तो मेरे ख्याल से कि अब अनिल विज नंबर 1 हो गए और वो नंबर 2 हो गए। विशाल के पास भी कुछ अपडेट ले लेते हैं। विशाल, अब माहौल क्या कह रहा है? अनिल विज भी आगे हो गए। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जब चुनाव चल रहे थे तो अनिल विज साफ तौर पर कह रहे थे कि अगली मुलाकात जो हुई वो सीएम रेजिडेंस पे होगी, और हमने यही सवाल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी पूछा था तो उन्होंने कहा था कि उनका वेलकम है और वो आए वहां पर, लेकिन ये नहीं साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री के तौर पर अनिल विज आएंगे या कुछ और। लेकिन भाजपा ने जिस तरह से बिल्कुल साफ रखा है कि धर्मेंद्र प्रधान के बीच हो रही है, तो इसको क्या देखें? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अगर चंडीगढ़ की बात करें तो चर्चाओं का बाजार गर्म है, और जिस तरह से कहा जा रहा है कि हो सकता है कि खट्टर द्वारा सीएम बने, लेकिन पूरा जो चुनाव है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में लड़ा गया है। और जब अनिल विज का ये पूरा विवाद हुआ था कि जब उन्होंने कहा था कि अगली मुलाकात सीएम रेजिडेंस में होगी और सीएम बनना चाहते हैं, तो जो बड़े नेता थे भाजपा के उन्होंने साफ कर दिया था कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में ये चुनाव लड़ा जा रहा है, और जब तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी सरकार आएगी तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होंगे। लेकिन जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान के साथ अब मनोहर लाल खट्टर की जो चर्चाएं चल रही हैं तो वो भी एक मायने हैं, और सुबह कुछ ज्यादा तेज है कि सैनी अगले मुख्यमंत्री होंगे या फिर जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर जो है वो लगातार बड़े नेताओं से मीटिंग कर रहे हैं वो भी आ सकते हैं। ठीक है, मोहम्मद यूनुस का भी एक बार रुख करूंगा क्योंकि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी की नेशनल कॉन्फ्रेंस की गठबंधन से सरकार जरूर बन रही है, लेकिन कांग्रेस 6 सीटों पे आ चुकी है, 42 सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, और बीजेपी 29 सीटों पे है, 35 है, और 370 हटने के बाद इस विधानसभा चुनाव में ये परफॉर्मेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अच्छा किया है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो फारूक अब्दुल्ला के बेटे भी हारे, उमर अब्दुल्ला को भी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। इस लिहाज से देखें तो आगे की रणनीति क्या होगी? एक बार मोहम्मद यूनुस, ये नतीजे अब वहाँ की रणनीति की ओर इशारा कर रहे हैं कि अब आगे क्या होने वाला, अगर हम ये समझें तो ग्राउंड पे।
घाटी में बीजेपी से बेरुखी क्यों? जी, मैं पहले आपको बता दूं कि मैं इस वक्त खड़ा हूं फारूक अब्दुल्ला के घर के बाहर, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं आहिस्ता आहिस्ता अपने जो उनके नेता को देखने के लिए और सेलिब्रेशन मनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे गवर्नमेंट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ही बनाएगी, क्योंकि अब उन्होंने जो यहाँ पे बहुमत का आंकड़ा है वो भी पार कर लिया है। तो ये लगता है कि बीजेपी का एज जो है वो कहीं ना कहीं लूज़ हो रहा है, और रविंदर रैना जो जम्मू से आ रहे हैं ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है बीजेपी के लिए। और यहाँ पे गुरेज में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नज़ीर अहमद ने जीत पर बरत हासिल की, और यहाँ श्रीनगर के जो हज़रत बल का इलाका है वहाँ पे सलमान सागर जीते हैं। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो यहाँ पे सरकार बनाने जा रही है। अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का इनमें क्या खींचातानी होगी सीएम के फेस को लेकर कि नहीं, क्या खींचातानी होगी? अमृत गिल हमारे साथ हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, हम उन्हीं से पूछ लेते हैं कि क्या कोई खींचातानी होगी। अमृत गिल हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। अमृत गिल, देखिए अभी तो सरप्राइजिंग है, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि जयराम रमेश जी ने भी ट्वीट किया था कि 9 से 11 बजे तक जो इलेक्शन 10-11 राउंड्स हो गए थे, पर 3-4 राउंड्स का ही अपडेट दिया जा रहा था। ये हमारे सवाल हैं इलेक्शन कमीशन से, क्योंकि लोकसभा में भी इन्होंने ऐसा ही किया था। क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा है? ठीक है, और बाकी ये हवा भी बीजेपी के विरोध में थी। तो मेरा तो सवाल नायाब सैनी जी से रहेगा कि उनके पास कौन सी ऐसी गिल जी अंडर करंट था, आप समझ नहीं पाए, उनको श्योरली और अति आत्मविश्वास जो है वो भारी पड़ गया। वो कैंपिंग जो कैंप्स आपके भीतर अंडर करंट कांग्रेस के, आप मेरी बात सुनिए, जो अंडर करंट था वो बीजेपी के अगेंस्ट था, वो पहलवानों का अंडर करंट बीजेपी के अगेंस्ट था, वो किसानों का अंडर करंट अगेंस्ट था, वो नौजवानों का अगेंस्ट था, आम साधारण लोगों का, महिलाओं का अगेंस्ट था। तो यही तो हम सोच रहे हैं कि ये इतना अगेंस्ट था, और नायाब सैनी जी ने खुद ही कहा कि कल हमारा ईवीएम्स जब खुलेंगी, अच्छा जब बैलेट पेपर खुलता है तो सारा मैंडेट कांग्रेस के फेवर में, सारा मैक्सिमम आता है, और जब ईवीएम्स खुलती हैं तो नायाब सैनी जी कह रहे हैं कि सब हमारे फेवर में आएगा और कांग्रेस के लोग इस पे सवाल उठाएंगे, क्योंकि शायद उनको और सिस्टम भी सारा उन्हीं के पास था। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।